अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। आ गई अम्मी, आप दिखाएं तो क्या लाई। अम्मी के घर में कदम धरते ही इरसा तेजी से उनकी तरफ लपकी। अरे लड़की, ये क्या बेसब्रापन है, दम तो लेने दो। घर में दाखिल हुई नहीं हूँ और मोहतरमा है कि आन पहुंची चील की तरह झपटा मारने को। ये भी नहीं ख्याल माँ गर्मी में थकी हारी आई है, पहले 2 गिलास ठंडा पानी ही पिला दो। माफ कर दे अम्मी, मैं अभी पानी बल्कि शरबत लेकर आती हूँ। उसने कमरे का पंखा ऑन करके स्पीड बढ़ाई और खुद किचन की तरफ भागी। चंद ही मिनट में वो ठंडा शरबत हाथ में लिए अम्मी के सामने खड़ी थी। अम्मी ने पहले तो उससे खूब जी भर के घूरियां दी, फिर घूंट घूंट गिलास खाली करने लगी। इरसा अम्मी के मिजाज के मजीद बिगड़ने के डर से एक जानिब यूं खड़ी हो गई जैसे अम्मी ने उसे खड़े रहने की सजा सुनाई हो। शरबत पी के उनका गर्म मिजाज थोड़ा ठंडा हुआ तो उन्होंने धीमे लहजे में उसे मुखातिब किया। रिदा कहाँ है, उसे भी बुला लो, फिर तुम दोनों अपनी अपनी पसंद के कपड़े मुंतखब कर लेना। रिदा कहाँ है, उसे भी बुला लो, फिर तुम दोनों अपनी अपनी पसंद के कपड़े मुंतखब कर लेना। रिदा तो नहा रही है अम्मी, इरसा ने उंगलियां मरोड़ते हुए जवाब दिया। अच्छा चलो आने दो उसे, तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। अम्मी ने हाथों से अपने बाल समेटकर उन्हें जूड़े की शक्ल देते हुए कहा तो वो तख्त पर उनके मुकाबिल आ बैठी। उसी अस्ना में रिदा भी सर पे तौलिया लपेटे आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप कब आई? कितना हब्स और गर्मी है, थक गई होंगी, शरबत लाऊं आपके लिए? उसके लहजे में अम्मी के लिए फिक्र ही फिक्र थी। अम्मी ने जिताती हुई नजरों से इरसा को देखा तो वो एक बार फिर नजरें चुराने पर मजबूर हो गई। नहीं बेटा, शरबत पी लिया मैंने, खुश रहो। आओ बैठो, जरा ये कपड़े देख लो, फिर दोनों बहनें अपने अपने लिए पसंद कर लो। तब तक कसर हो जाएगी तो आटा गूंद के सालन की तैयारी शुरू कर देना। अम्मी ने हिदायतें देते हुए साइड पे पड़े शॉपर्स उठाकर मुख्तलिफ प्रिंट और रंगों के सूट तख्त पे रखे। अम्मी ये क्या ले आई? सारे ही प्रिंट आउट ऑफ फैशन है। आजकल तो एम्ब्रॉयडरी वाले लॉन के सूट चल रहे हैं। जितनी एग्जीबिशंस की कवरेज टीवी पे दिखा रहे हैं ना, और मॉर्निंग शोज में भी सारी होस्ट वही पहन रही हैं। तौबा है इरसा भी, हम कोई टीवी पे थोड़ी काम करते हैं और ना ही हम कोई पॉश एरिया में रहते हैं, ना ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं कि बेवजह ब्रांडेड और महंगी चीज़ें इस्तेमाल करें, वो चीज़ें जो अमीरों और मालदार पार्टियों के लिए हैं। अम्मी कितने शौक से घूम फिर के हमारे लिए कपड़े लाए हैं, आप ही उनका दिल ना तोड़ें। रिदा इरसा से छोटी थी मगर समझदार और हकीकत पसंद थी। तुम तो चुप करो, तुम्हें कुछ पता होता नहीं है। ऐसे आम प्रिंटेड कपड़े आजकल पहने तो लोग समझते हैं कि पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं। अम्मी को भी फैशन का पता नहीं चलता, इसलिए तो कहती हूँ कि या तो हमें पैसे दे दे या साथ ले जाए। इरसा पे रिदा के समझाने का खाक असर न हुआ और वो हनूस मुंह बनाए कपड़ों को नापसंदीदगी की निगाह से देखती रही। हाँ, तुम्हें दे दूं पैसे उड़ाने के लिए, तुम कमाओ तो दर्द हो ना पैसों का, और हमेशा उड़ाने की सोचो, जमा करने का तो ख्याल ही नहीं। नए कपड़े मिल रहे हैं, उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय मुंह फुला के बैठ के। हमेशा सिखाया है कि अपने से नीचे देखने की आदत डालो। अरे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तन ढांपने तक को कपड़ा मुयस्सर नहीं। मगर नहीं, महारानी साहबा की तो डिमांड और ख्वाब ही खत्म नहीं होते। अपनी छोटी बहन से ही कुछ अकल उधार ले लो। इसी घर में तुम्हारे साथ पली बड़ी है, वही खाती है जो तुम खाती हो। किस कदर साबिर शाकिर, शुक्रगुजार और कनात पसंद बच्ची है मेरी। ऐसी औलादें दुआएं लेती हैं माँ बाप की। वालिदैन की ताबेदारी सीखो बेटा और अपने हाल में खुश रहना सीखो। दौलत नहीं, सुकून अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अम्मी ने हत्तल मकदूर से समझाने की कोशिश की तो वो हमेशा की तरह पहले तो सर झुकाए सुनती रही, फिर आटा गूंदने के बहाने उठकर किचन में चली गई। तो अम्मी भी ये जानते हुए कि उसका मूड खराब हो गया है, उसे बहलाने मनाने और रोकने की कोशिश नहीं की। वो सख्त किस्म की माँ नहीं थी, मगर औलाद की तरबियत के मामले में उनके असूल बेलचक थे।
और फिर लड़कियों के बारे में तो वो और मोहतात थी कि ये पराए घर जाने वालियों के नाज नखरे उठाने और अपनी मनमानी की आदत वो नहीं डालना चाहती थी कि कल को ये पराए देश में बसना मुश्किल ना कर लें अपने लिए। इर्सा बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, फिर उससे छोटी रिदा थी और आखिर में एक छोटा भाई कामी था। इर्सा के वालिद हामिद अली एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर थे। वो मेहनती, ज़हीन और समझदार आदमी थे। लिहाजा सबसे पहले बचत करके उन्होंने अपना छोटा लेकिन ज़ाती मकान लिया और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ख्वारियों से बचने के लिए एक छोटी सी सेकेंड हैंड गाड़ी भी ले ली। इर्सा की अम्मी फरहीन बेगम ने भी सलीके से घर चलाकर मियाँ का भरपूर साथ दिया, तो उनका घराना अपर मिडिल क्लास की सफ में शामिल हो गया। दोनों मियाँ बीवी अपने घराने की खुशहाली देखकर रब्बे ताला का शुक्र अदा करते न थकते। उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में भी शुक्र, सब्र और बर्दाश्त के असूलों को अव्वलीन दर्जे पर रखा और सारे ही बच्चों ने उनकी तरबियत का मान रखा, माँ सवाए इर्सा के। जाने क्यों वो कनात पसंद न थी। गो कि अम्मी अब्बू अपने बच्चों की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करते, लेकिन फिर भी इर्सा खुश और पुरसकून न रहती। फरहीन बेगम इर्सा की तबीयत का जज्बातीपन देखकर होलती और कुटती कि जाने आगे कैसा घर बार मिले, और अपने रब से उसके हक में दुआएं करती रहती। और भला माओ की दुआएं कब राय कहाँ जाती हैं। हाँ, अगर जो कोई माँ सच्चे दिल से दुआ और कोशिश करे। उसी मौसम अचानक ही खुशगवार हो गया था। कई दिन से हफ्स का डेरा था, मगर एकदम ही बारी ताला की रहमत को जोश आया और यकायक ठंडी हवाएं चल पड़ी और आसमान पर हद्दे निगाह तक स्याह बादलों ने बसेरा कर लिया। और फिर हल्की फुल्की फवार ने मौसम के साथ साथ सबके मूड पे भी खुशगवार असर डाला कि सबने लॉन में डेरा डाल लिया। क्योंकि वैसे भी छुट्टी का दिन था, तो सबको मिल बैठने का सुनहरा मौका हाथ आ गया। लड़कियों ने अब्बू की फरमाइश पर किचन का रुख किया। रिता ने बेसन घोलकर गर्म तेल में पकोड़े तलने शुरू किए, तो इर्सा ने जल्दी से ब्लेंडर में पुदीने की चटनी बनाकर प्याली में निकाली और केतली में चाय का पानी चढ़ा दिया। इतनी देर में रिदा ने प्लेट भर के पकोड़े ट्रे में रखे और मजीद पकोड़े तलने के लिए बेसन कढ़ाई में डालते हुए इर्सा से कहा, आप भी ये वाली प्लेट दे आओ, नहीं तो ठंडे पकोड़े अबू जी को पसंद नहीं आएंगे। जब तक कि मैं बाकी के पकोड़े निकालती हूँ, फिर चाय ले आती हूँ। हाँ ठीक है। इर्सा ने ट्रे उठाई और लॉन की तरफ चली आई। वहाँ से मानूस कह की आवाज़ सुनकर इर्सा ने बुरा सा मुंह बनाया और ज़रा लब बुड़बुड़ाई, बहाना चाहिए इसको तो बस। अबू, ये गर्मा गर्म पकोड़े। इर्सा ने हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, अरे बेटा, पहले अनस को दो ना, मेहमानों को पहले पेश करते हैं। अम्मी ने इर्सा को टोका, जो अब छोटी प्लेट उठाकर उनकी तरफ बढ़ा रही थी। अम्मी, ऐसे रोज रोज आ बैठने वालों को मेहमान तो नहीं कहते। उसने हमेशा की तरह अंस को नजरअंदाज करते हुए कहा, तो अब्बू ने उसकी बदलिहाजी पे उसे आड़े हाथों लिया। ये क्या बदतमीजी है इर्सा, मेहमान काबिल एहतराम होते हैं। अबू का चेहरा इस कदर दुरुस्त था कि खिफ़त के एहसास से इर्सा का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। तब अनस ने सूरत हाल को गंभीर होता देखकर फौरन माहौल को खुशगवार करने की कोशिश की। अरे खाला खालू, ठीक ही तो कह रही है इर्सा, मैं कोई गैर थोड़ा ही हूँ। 10 कदम के फासले पे तो घर है, और सच पूछें तो आप लोगों की अपनायत और खलूस ही तो खींच लाती है इस दर पर बार बार। क्यों इर्सा, ठीक कहा ना मैंने। अनस ने अपनी प्लेट में पकोड़े डालते हुए जरा की जरा में उसकी आंखों में झांका, तो वो अम्मी अबू के डर से फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी और अनस का दिल उसका उतरा चेहरा देखकर गोया मुट्ठी में ही आ गया। अनस इर्सा का खालाजाद था। फौजिया इर्सा की बड़ी खाला थी और इर्सा के घर के सामने वाले घर में रहाइश पजीर थी। अनस उनका बड़ा बेटा था। इसके अलावा उनकी एक बेटी थी जिसे वो अपनी दिल की बीमारी के बाइस कम उम्र में ही ब्याह चुकी थी। अब वो अनस के सर पे सेहरा देखने की ख्वाहिशमंद थी, मगर अनस की ख्वाहिश थी कि सबसे पहले वो अपनी छत बनाएगा, वरना खानगी जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया तो ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगा। वो MBA करके हाल ही में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुआ था।
अपने कदम जमाने में उसे अभी 10-12 साल मजीद दरकार थे। ये बात इर्सा बखूबी जानती थी, इसीलिए उसने कभी भी अनस की मोहब्बत भरी निगाहों को अपने दिल के पार नहीं उतरने दिया था, जबकि उसे अम्मी अब्बू की अनस पे पड़ती निगाह इल्तफात की भी खूब खबर थी। अनस शख्सियत के एतबार से तो इर्सा के ख्वाबों का शहजादा था, मगर उसके घुंघराले बाल, गंदमी रंगत, लंबा चौड़ा सरापा उसके माली कद के सामने छोटा पड़ जाता था। इससे उसने कभी अनस के सरापे को अपने ख्यालों और ख्वाबों के शहजादे के रूप में नहीं ढलने दिया। उसकी आंखों में तो किसी और ही का अक्स उतराया था। और फिर अगले ही दिन की बात है, जब अम्मी ने उन्हें बताया कि उनकी रुखसाना पुप्पो उनके यहाँ आ रही है। सच क्या है अम्मी? रुखसाना पुप्पो वाकई आ रही हैं? इरसा ने अम्मी को शानों से पकड़ के झंझोर डाला तो उन्होंने उसकी कमर पे एक जोरदार धप रसीद कर दी। अरे बावली हो गई हो क्या? झूठ बोलोगी इस उम्र में? क्या तेरा मेरा कोई मजाक है? सॉरी अम्मी सॉरी। वो इतने दिनों बाद उनके आने की खबर सुनी तो कानों पे यकीन नहीं आया। इरसा हमेशा की तरह अपने जज्बातीपन पे शर्मिंदा होके इधर उधर देखने लगी। अरे छोड़े ना अम्मी, अभी बेचारी फुप्पो की मोहब्बत में ज्यादा जज्बाती हो गई। आप ये बताएं कि क्या क्या तैयारियां करनी है? आखिर को आपकी इकलौती नंद आ रही है, खातिर मदारत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ना? रिदा ने अम्मी का कंधा दबाते हुए पूछा तो वो सोच में पड़ गई। हाँ वाकई, अब की बार तो रुखसाना पूरे 6 माह बाद चक्कर लगा रही है। ऐसा करो तुम लोग लिस्ट बना लो ताकि राशन उसके आने से पहले ही ला कर रख दें। फिर अपने अब्बू से मशवरा करके मेन्यू फाइनल कर लो ताकि बाद में कोई दुश्वारी ना हो और उसके साथ अच्छी तरह वक्त भी गुजार सकें। अम्मी की हिदायत पे रिदा कॉपी और कलम लेके उनके पास बैठकर लिस्ट बनाने लगी और उधर इरसा अपने ख्वाबों की आबियारी करने लगी, क्योंकि पुप्पो की आमद के बाइस उसे बिन मौसम ही बरसात की रिमझिम सुनाई देने लगी थी। और फिर वो दिन आ गया जब पुप्पो उनके घर थी। ओह पुप्पो जानी, कितने दिनों बाद आई आप, कितना याद कर रही थी मैं आपको। इरसा एयरपोर्ट पर ही उन्हें रिसीव करते उनके गले लग गई। बस बेटा, कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि निकलना ही नहीं हो रहा था। पुप्पो ने मुस्कुराकर उसके रुखसार चूमे। हम सभी आपको बहुत याद कर रहे थे। कामी ने आगे बढ़ के उनके आगे सर झुकाया तो उन्होंने दस्ते शफकत उसके सर पे धर दिया। इन्हीं मोहब्बतों ने तो मुझे मसरूफियतों के आईनी शिकंजों को तोड़कर आने में मजबूर कर दिया। चले पुप्पो घर चले, अम्मी अबू भी आपका इंतजार कर रहे हैं और गर्मी भी बहुत हो रही है। रिदा ने पुप्पो के हाथ से बैग लेते हुए कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। घर पहुंचने पर अम्मी ने भी नंद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अबू तो बहन की इतने दिनों बाद आमद पर आपदीदा ही हो गए। रुखसाना तो फिर भी 6 माह में कराची का चक्कर लगा लेती, मगर वो अपनी जॉब के सख्त औकात कार और आसानी से छुट्टियां ना मिलने के बाइस चाहते हुए भी साल साल भर कोयटा न जा पाते। बहन भाई के मिलाप के रिक्कत अमेज मनाजिर ने सभी की आंखें नम कर दी। ऐसे मिर्जा जल्दी से शरबत बना के ले आई। ये ले पुप्पो, आप तो कोयटा के एसी की आदी हैं, यहाँ की गर्मी से परेशान होंगी। इरसा ने ट्रेन की जानी पढ़ाई तो सब उसके कोयटा के एसी की बात पर मुस्कुरा दिए। अरे बेटा, यही तो जिंदगी है। जिंदगी में सर्दो गर्म हर तरह के मौसम दिन रात आते हैं, बस इंसान में बर्दाश्त का हौसला होना चाहिए। हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए खुद को हमा वक्त हिम्मत और सब्र के हथियारों से लैस रखना चाहिए। कौन जाने किस्मत का पहिया कब किस मोड़ पे ला खड़ा कर दे। और पुप्पो ये बताएं, रोहिल भाई और अलीज़ा बाजी कैसी हैं? रिदा ने अब उनके बच्चों के बारे में पूछा। अल्लाह का करम है बेटा, अलीज़ा तो लंदन में मुकम्मल सेट हो गई है। बस मुझे ज़रा उसकी दूरी पर अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि रोहिल और तुम्हारे फूफा तो अपने बिजनेस के मसाइल में ही उलझे रहते हैं। फूफो के लहजे में अफसुर्दगी थी। अरे फूफो, आप उदास ना हो, हम हैं ना। अब तो व्हाट्सएप वगैरह से इतनी सहूलत हो गई है कि फासले और दूरियां तकरीबन ख़त्म ही हो गए हैं। क्यों? कामी ने फूफो की तरह यूं देखा जैसे वो अपने इस फलसफे के लिए उनसे दाद का तालिब हो। बेटा, ये मशीनें कब से इंसानी जज्बात और एहसासात का नेमुल बदल होने लगी, लेकिन तुम नई नस्ल नहीं समझोगे कि भरी आगोश ममता भरा लम्स क्या शय
क्या जादू भरा असर और एहसास है। फूफो की बजाय अम्मी ने कामी को नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। तभी डोरबेल बजी तो कामी ने जाकर दरवाज़ा खोला। वापसी पे अनस उसके साथ था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आंटी आप? सफ़र कैसा रहा? अनस ने नहायत अदब से उन्हें झुक के सलाम किया तो उन्होंने मसरूर होकर उसका माथा चूम डाला। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। कैसा बाअदब बच्चा है, आज के दौर में तो देख के दिल खुश हो जाता है। देखें तो भाभी, कौन कहेगा कि इसके सर पर से बचपन में ही बाप का साया उठ गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरबियत की है फौजिया ने। ठीक कह रही हो रुखसाना, नेक सादतमंद औलाद यकीनन अल्लाह ताला का बेहतरीन तोहफा है। बहुत मेहनत की है बच्चे ने अपनी मंजिल पाने में। अम्मी ने भांजे की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। बेटा तुम सुनाओ, अम्मी कैसी हैं? फूफो ने उसे बैठने का इशारा करते हुए पूछा। जी अल्लाह का करम है, काफ़ी बेहतर है। एंजियोग्राफी से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अभी नींद की दवा ली थी तो नहीं आ सकी, अलबत्ता शाम में चक्कर लगाएंगी। और अम्मी ने ख़ास तौर पर यह भी कहलवाया है कि कल शाम का खाना आप सब हमारी तरफ खाइएगा। अरे इस तकल्लुफ़ और तरद्दुद की क्या ज़रूरत है भला, उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती। और बेटा मैं बस कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी, आगे रमज़ान शुरू होने वाला है, जाके तैयारियां भी करनी है। फूफो ने रसानियत से कहा तो इरसा बेचैन हो गई। ये क्या बात हुई फूफो, मैं तो समझी आप रमज़ान हमारे साथ गुजारेंगी। नहीं चंदा, वहाँ घर पे कोई औरत नहीं, मुलाजमों पे सहरो अफ्तार की जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी जा सकती। तुम यूँ करो, मेरे साथ चलो, बल्कि तुम सब बच्चे ही चलो। इस बार ईद मेरे साथ कोयटा में करो, मेरे घर में भी रौनक हो जाएगी। फूफो ने कहा तो इरसा की तो बात ही खिल गई। सच? फिर तो बड़ा मज़ा आएगा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मगर फूफो मैं नहीं आ सकूंगी, क्योंकि फिर अम्मी अकेली पड़ जाएंगी। रोज़े की हालत में अकेले घर कैसे चलाएंगी? रिदा को हमेशा की तरह माँ की फिक्र थी। चलो फिर ऐसा करो, इस बार इरसा और कामी को साथ ले जाती हूँ। अगले चक्कर पे इरसा घर पे रुक जाएगी, तुम चली चलना। फूफो ने गोया हल पेश कर दिया तो सबने इस बात में सह लाया। चलो इरसा, जाके रोटियां पका लो, खाने का वक्त होने वाला है। अम्मी ने कहा तो चारों ना चार इरसा उठ खड़ी हुई। साथ में अनस भी नमाज पढ़ने जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने किचन की खिड़की से झांक कर इरसा को देखा और पानी पीने के बहाने किचन में चला आया। सुनो, मेरे ख्याल से तुम्हें भी रमज़ान मुबारक अपने घर में ही गुजारने चाहिए। ईद अपने ही घर में मज़ा देती है, यूँ अच्छा नहीं लगता किसी के घर में रोज़े रखना। तुम ना अपने फजूल ख्यालात अपने ही पास रखो, वो कोई गैर नहीं है, मेरी फूफो है, मेरी अपनी सगी फूफो। वो हस्बे आदत गुस्से से बोली। अपने तो तुम्हारे और भी हैं, मगर तुम समझो तो ना, इन्हें ही अपना समझती हो। अनस के लहजे में जज्बों की तपिश थी। तुम तो बस यूं ही बेतुकी हाँकते रहते हो, अब जाओ मुझे काम करने दो। उसने रुख बदल कर पेड़े बनाने शुरू कर दिए तो अनस उसकी कमर पे बल खाती लंबी घनेरी स्याह चोटी को हसद भरी निगाहों से तकता रह गया, जिनके बलों में उसके दिलो जान का करार गुंथा हुआ था, मगर वो थी कि अनजान बनी हुई थी। और यूं इरसा ने फूफो के साथ कोयटा आने का फैसला कर लिया। एयरपोर्ट पे पहुंचकर जब फूफो ने कैब को इशारा किया तो इरसा हैरत में मुब्तला हो गई कि उन्हें घर से रिसीव करने कोई नहीं आया था। महज चंद मिनटों की मसाफत तय करके वो घर पहुंच गए। दरवाजे पर मौजूद चौकीदार फूफो को देखकर आगे बढ़ा और सामान उठाकर अंदर की जानिब चला गया। इरसा फूफो के इशारा करने पर उनके पीछे पीछे आने लगी। आहिनी आबनूसी गेट पार करके इरसा ने घर के अंदर कदम रखा तो उसे लगा उसने गोया जन्नत में कदम रख दी हूँ। चारों तरफ खुश रंग फूलों की दुनिया आबाद थी। सरसब्ज लॉन की घास मखमल के फर्श की मानिंद महसूस हो रही थी। वस में शफाफ पानी का फवारा मोती उछाल रहा था। ऊंचे हरे भरे दरख्तों पर परिंदे अल्लाह की हम्दो सना में मगन थे। कदम कदम पे बिखरा हुस्न, खुशबुएं इरसा को दीवाना किए दे रही थी। ऐसे घर तो ड्रामों या फिल्मों में ही देखा करती थी और तमन्ना करती थी कि वो ऐसे ही किसी हसीन और वसीओ अरीज घर की मालिक हो। वो तहसीन आमेज नजरों से उन सब चीज़ों का जायजा लेती रविश पे फूफो की हमराही में आगे बढ़ रही थी।
लॉन पार्क करके अब वो घर के मरकज यानी लाउंज में दाखिल हो गए थे, जहाँ हसीन रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। खूबसूरत टाइलों से मुज़य्यन फर्श शीशे की मानी चमक रहा था। उनके अंदर दाखिल होते ही ऊपरी सीढ़ियों से कोई नीचे उतर आया। ये रोहील था, जो इस वक्त डार्क ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस था और यकीनन ऑफिस के लिए निकल रहा था। थैंक्स गॉड मम्मा आप आ गई। ये खान सामाओं के हाथ का खाना तो हलक से नहीं उतरता। उसने सलाम दुआ को सिरे से ज़रूरी ना समझते हुए मुंह बसोर कर माँ का इस्तकबाल किया। हाँ बेटा, मुझे एहसास है, इसीलिए आ गई। इनसे मिलो, ये तुम्हारी कज़न है इरसा। बचपन में देखा था तुम लोगों ने एक दूसरे को, अब तो शक्ल भी याद नहीं होगी। पप्पू ने तारुफ करवाया, मगर रोहिल ने उसे कोई ख़ास तासुर नहीं दिया। इरसा खुश शक्ल लेकिन खुश इखलाकी से आ रही रोहिल को देखती ही रह गई। ओके, मुझे देर हो रही है, शाम में मिलेंगे। वो ग्लासेस लगाकर चाबियां हिलाता हुआ बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पप्पू ने खजल होकर इरसा की तरफ देखा। जल्दी में है, चलो हम नाश्ता तैयार कर लें, फिर तुम आराम करो। सोकर उठोगी तो मार्केट चलेंगे। पप्पू ने मुलाजमा को आवाज़ देकर इरसा को उसके कमरे में ले जाने को कहा और खुद खानसामे को नाश्ते की हिदायत देने के लिए किचन की जानिब बढ़ गई। और फिर एक दिन के बाद ही रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया था। पहले रोज़े में सुबह सहरी में सिर्फ वो और फुफो ही मौजूद थे। क्योंकि फूफा की शुगर हाई चल रही थी तो फिलहाल वो रोज़ा रखने से कासिर थे। इस खूबसूरत घर के खूबसूरत मकीनों की तन्हाई तो उसने पहले दिन ही महसूस कर ली थी, क्योंकि जब वो पहले यहाँ आई थी तो बहुत छोटी थी और इन चीज़ों को इस तरह महसूस नहीं कर सकती थी जैसे अब कर रही थी। इसलिए उसने पप्पू से किसी के बारे में दरियाफ्त भी नहीं किया। पप्पू और वो सहरी से फारिग होकर, नमाज और तलावत से फारिग होकर सोने लेटे तो पप्पू ने उससे पूछा, इरसा कैसा लग रहा है बेटा यहाँ आकर? बोर तो नहीं हो रही हो? कामिया आ जाता तो तुम्हारा दिल बहला रहता। फूफो इरसा की खामोशी को महसूस कर रही थी। वो जितनी खुश यहाँ आते हुए थी उतनी यहाँ आकर नहीं हुई थी, क्योंकि सब कुछ उसकी तवक्को के बरअक्स था। खासतौर पर रोहिल का रवैया लिया दिया अंदाज देकर उसे शदीद धचका लगा था, मगर उसने उनका दिल रखा। नहीं फूफो, ऐसी तो कोई बात नहीं। कामी के 2 माह बाद एग्जाम्स हैं, वो कंबाइन स्टडी करता है, वरना वो ज़रूर आता। वो आता तो वाकई मज़ा आता, हम सब बहुत मस्ती करते, हल्ला गुल्ला। नहीं तो खामोशी में दम घुटने लगता है। वो आखिरकार ना चाहते हुए भी दिल की बात जुबान पे ले आई। उसे पप्पू की तन्हाई का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा था और इससे भी ज़्यादा तकलीफ अमर ये था कि वो अपनों के साथ होते हुए भी अकेली थी। हाँ बेटा, बिल्कुल इंसान मुआशरती जानवर है। लिबास, कपड़ा, रोटी और मकान उसके बुनियादी ज़रूरतें ज़रूर हैं, लेकिन किसी का साथ भी उसके लिए इन्हीं चीज़ों की तरह बेहद ज़रूरी है। नहीं तो ये तन्हाई दीमक की तरह इंसान के वजूद को चाट जाती है। मुझे ही देखो, मेरे पास अल्लाह की दी सभी नेमतें हैं, लेकिन अपने रिश्तों की अपनायत, तवज्जो और एहसास नहीं। फूफो का लहजा गलूगीर होने लगा तो इरसा की आंखें भी भर आईं। मुझे एहसास है फूफो, आपके अकेलेपन का। फूफा तो सारा वक्त कमरे में होते हैं या स्टडी रूम में या फिर ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ तक कि रोहिल भी चंद घड़ी आपके साथ नहीं बैठता। हाँ, क्योंकि बेटे पर बाप की तरह पैसा कमाने की धुन सवार रहती है और इन आसाइशों की फराहमी के बाद ये लोग समझते हैं कि ये हर फर्ज से बरी जिम्मा हो गए हैं। ये नहीं जानते कि रिश्तों में एहसास ना रहे तो उनका वजूद खोखला हो जाता है। फूफो के लहजे में शोहर और बेटे के लिए शिकायत थी। शायद उन्हें भी बहुत अरसे बाद दिल का बोझ हल्का करने का मौका मिला था, मगर इरसा से अपनी प्यारी फूफो की दिल गिरफ्तगी देखी नहीं जा रही थी। इसलिए उनके नम रुखसार अपनी उंगलियों से साफ किए और उनकी गोद में लेट गई। आप परेशान ना हो फूफो, हम सब भी तो है ना, हम आपके ही बच्चे हैं। हम छुट्टियों में आपके पास आया जाया करेंगे और आप जब भी बोर हो आप वहाँ कराची हमारे पास आ जाएं। उसने बच्चों की तरह उन्हें तसल्ली दी तो उन्होंने सरशार होकर उसकी पेशानी चूम डाली। वो मोहब्बत की तरसी हुई थी। ये बात इरसा से अब ढकी छुपी नहीं रही थी। और उस रोज़ रमज़ान मुबारक का पहला जुमा था। फूफो ने इरसा के लिए रमज़ान मुबारक के लिए भी ख़ास तौर पे कपड़े बनवाए थे। उन्हीं में से एक उन्होंने
ईर्षा को जुमातुल मुबारक के बाइस पहनने की ताकीद की। ईर्षा ने नहा धोकर कपड़े बदल कर नमाज अदा की तो 3 बज चुके थे। फिर वो पुप्पो के कमरे में चली आई ताकि अफ्तारी का मेन्यू पूछ सके और उनकी मदद कर सके। तो पुप्पो ने उसे देखते ही उसकी बलाएं उतारी। धानी और गुलाबी रंगों का फूलदार प्रिंट का सूट पहने और उन्हीं रंगों का दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटे वो उन्हें इस वक्त कोई हूर ही लग रही थी। कुछ वो कुदरती भी उन्हीं की तरह अच्छी शक्ल सूरत की मालिक थी। साफ शफाफ दमकती रंग, खड़ा नाक नक्शा और बड़ी बड़ी बादामी आंखें, और कुछ रोज़ों के बायस उसके चेहरे पे नूर उतरा हुआ था। फूफो के इस तरह प्यार लुटाने पर वो बुरी तरह शर्मा के रह गई। फूफो आप भी ना, बस ये तो आपकी मोहब्बत है कि मैं आपको इतनी अच्छी लग रही हूँ, वरना ऐसी बात नहीं। मेरे दिल से पूछो, तुम तो चांद का टुकड़ा लग रही हो। काश इस चांद की रोशनी मेरे घर में भी फैल सकती। जाने पप्पू की जुबान पर अनजानी ख्वाहिश कैसे मचल उठी, मगर ईर्षा जो हमेशा से ये सुनने की चाह रखती थी, आज पप्पू की ये ख्वाहिश जानकर खुद भी कुछ खुश ना हो सकी, और फिर उसने मौजू बदलने में ही आफियत समझी। पप्पू ये बताएं, आज अफ्तारी में क्या बनेगा? आप कह रही थी कि ज़्यादा अफ्तारी बनेगी, पड़ोस वगैरह में भी भिजवानी है। अरे हाँ बेटा, अच्छा हुआ याद दिला दिया, पड़ोस में भी भिजवानी है और रोहिल के कुछ गेस्ट भी इनवाइटेड हैं अफ्तार पार्टी पर। चलो नीचे किचन में चलते हैं, वाकई वक्त गुजरने का पता नहीं चलेगा। वो फौरन उठ खड़ी हुई। ईर्षा भी इनके पीछे चल पड़ी। दोनों नीचे की मंजिल पर पहुंचे तो देखा कि रोहिल टीवी के आगे बैठा मैच देख रहा है। ईर्षा उसे देखकर खासी हैरान हुई। वो मामूल के खिलाफ आज सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था। जाने नमाज भी पढ़ी है मौसूफ ने, या सिर्फ खुद को मुसलमान दिखाने के लिए ये शलवार कमीज पहन रखा है। ईर्षा उसके कलफ शुदा सूट में उसका कलफ ज़दा वजूद देखकर दिल में सोचने लगी। तभी पप्पू की आवाज़ उसे चौंका दिया। चलो ईर्षा, अच्छा हुआ रोहिल आ गया, इसी से पूछ लो कि क्या मेन्यू रखा जाए। पप्पू ने कहा तो ईर्षा ने सवालिया नज़रों से रोहिल की तरफ देखा, जो खुद भी उसी की तरफ मुतवज्जो था। मुझे कुछ खास इल्म नहीं कि अफ्तार में क्या क्या आइटम्स होते हैं, आप और मम्मा ही देख लें, लेकिन ख्याल रखें कि आइटम्स ख़ास होने चाहिए, क्योंकि मेरे मेहमान बहुत ख़ास हैं। और मम्मा, आप हर चीज़ ना अपनी निगरानी में बनवाइएगा, ये खान सामे को हाथ भी नहीं लगाने दीजिएगा। मुझे बेग साहब से बहुत ज़बरदस्त टेंडर मिलने की उम्मीद है, ऐसा ना हो कि वो ज़ाया हो जाए। अब मैं कुछ देर सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। वो अपनी बात कह के लंबे लंबे डग भरता ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, और ईर्षा दिल में हैरत और अफसोस के जज्बात लिए उसे तकती रह गई। तो ये वो शख्स है जिसकी हमराही की उसे चाहत थी, जो जानता ही नहीं कि दर हकीकत वो क्या खो रहा है, अपनी जन्नत, अपने रिश्ते, रहमत और सवाब की घड़ियाँ। और फिर ख़ास मेहमानों की ख़ास अफ्तारी बनाने में फूफो और ईर्षा असर तक किचन में जुटी रही। फिर दोनों असर की नमाज पढ़कर टेबल सेट करने लगी तो रोहिल उठकर नीचे चला आया। मुलाजिम को चाय का कह के वो टेबल पर नजर डालता हुआ फिर टीवी खोल के बैठ गया। ईर्षा को एक बार उसे देखकर शदीद धचका लगा। रोहिल उन लोगों में से था कि जिनके नज़दीक रमज़ान महज अफ्तार पार्टियों के लिए आते हैं, और उन्हें नफली इबादत तो कुजा फ़र्ज़ इबादत की अदायगी का भी रत्ती भर ख्याल नहीं होता, जबकि उसके यहाँ मर्द तरावी का भी एहतमाम करते थे। टेबल सेट करके फुफ्फो ने मुलाजिम के हाथों पड़ोस में अफ्तारी भिजवाना शुरू कर दी। ईर्षा मुस्तकिल फुफ्फो की मदद करती रही। इतने में उनका 50 साला मुलाजिम चाय लेकर आ गया। उसने पेश में रखी चाय रोहिल की जानिब बढ़ाई तो जाने क्या हुआ कि यकलक चाय का कप रोहिल के पकड़ने से पहले ही फिसल कर उसकी गोद में जा गिरा। सफ़ेद शलवार कमीज पर जा बजा भूरे निशान पल भर में बदतुमा दाग बन गए। अलबत्ता रोहिल कुछ ज़्यादा जलने से बच गया और वो गुस्से में धाड़ा, यू स्टूपिड, गंवार, जाहिल, तमीज़ नहीं तुम लोगों को। माफ़ कर दे साहब, माफ़ कर दे, शायद चक्कर आ गया। मुलाजिम ने कपकपाते हुए हाथ जोड़ डाले। बहाने बाज, बदतमीज़, अपनी गलती मानने की बजाय बहाने बना रहा है। रोहिल का बस नहीं चल रहा था कि वो मुलाजिम का गला दबा डाले। तभी फुफ्फो आगे बढ़ी। रोहिल बेटा, कूल डाउन, वो रोज़े से है,
شاید اسی لیے چکر آ گیا، صبح سے بیچارہ کام میں لگا ہوا ہے۔ غصہ حرام ہے اور آپ روزے دار پر غصہ کر رہے ہیں۔ ان کی عمر دیکھیں، یہ بڑے ہیں آپ سے، کم از کم اسی بات کا احترام کر لیں۔ عرصہ سے رہا نہ گیا تو اس نے آگے بڑھ کے روہل کو سمجھانا چاہا، وہ تو جیسے بے قابو ہو گیا۔ بہت خوب محترمہ، آپ کا واسطہ اس طبقے سے پڑا نہیں ہے۔ ظاہر ہے مڈل کلاسوں میں یہ نوکر وغیرہ کہاں ہوتے ہیں، آپ نہیں جانتے ان کی ہڈ حرامیاں۔ اور بائی دا وے، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی لیکچر دیں؟ آپ مہمان ہیں، مہمان بن کے رہیں۔ اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی دخل اندازی میں برداشت نہیں کرتا، سمجھیے آپ؟ روہل کی طنز میں ڈوبی آواز اور نشتر بھرے لہجے سے عرصہ کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے اور وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چلی آئی۔ پھپھو پھر اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئیں، اور پھر اس واقعے کے بعد پھپھو کے لاکھ اصرار کے باوجود وہ وہاں رکنے کو تیار نہ ہوئی۔ پھپھو نے روہل کی طرف سے معذرت بھی کی، اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اب اسے اپنا گھر شدت سے یاد آنے لگا، سو وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اسے کسی کو بھی روہل والی بات نہیں بتائی، البتہ اس میں آنے والے بدلاؤ کو سب نے محسوس کیا۔ امی اس کے مزاج کی تبدیلی سے بہت خوش تھی۔ اس کا صبر، اس کی طبیعت کا ٹھہراؤ دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ انہی دنوں خالہ نے انس کے عرصہ کا ہاتھ مانگ لیا تو امی کو لگا کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہونے کا وقت آ گیا۔ انس دیکھا بھالا تھا، ہر لحاظ سے مناسب رشتہ تھا، تو والدین کو اور کیا چاہیے تھا؟ مگر اس وقت سب چونکے جب انس نے کہا کہ وہ خود عرصہ سے اس حصے میں اس کا موقف جاننا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ والدین کے احترام یا خاندان کے دباؤ کی وجہ سے یہ رشتہ قبول کر لے۔ اور پھر 18ویں روزے کو انس بڑوں کی اجازت لے کر عرصہ کو چھت پہ لے آیا۔ چھت پر چاندنی دور تک پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جسم و جاں کو گدگدا رہے تھے۔ اس نے چند لمحوں کو سر جھکائے خاموش کھڑی عرصہ کو دیکھا، پھر اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ عرصہ، میں جانتا ہوں کہ شادی کے لیے ہر مرد، ہر عورت کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ میرا آئیڈیل تو بلا شبہ تم ہو، لیکن میں اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوں کہ میں تمہارا آئیڈیل ہرگز نہیں، کیونکہ تم نے کبھی میرے جذبوں کی پذیرائی نہیں کی، کبھی میری محبت بھری نگاہوں کو خراج نہیں بخشا۔ عرصہ، شادی عمر بھر کا بندھن ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں مجبوری کا سودا کرنے والے ساری عمر پچھتاتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی مجبوری یا دباؤ کے تحت میرے حق میں فیصلہ دو۔ شادی کے حوالے سے انکار یا اقرار تمہارا شرعی حق ہے، اس لیے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر دو۔ یقین کرو مجھ سمیت سب یہی چاہتے ہیں۔ انس نے سر جھکا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو عرصہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ انس، ان مقدس ساعتوں میں تم سے ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ہاں، واقعی تم میرا آئیڈیل نہیں تھے، کیونکہ میں نے کبھی تمہارے اندر جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں مادی چیزوں کے حصول میں اس قدر پاگل ہو رہی تھی کہ مجھے صحیح غلط، جائز اور ناجائز، کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر میرا اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے اس رحمتوں والے مہینے میں مجھ پہ آگہی کے سب دروا کر دیے ہیں، سیاہ سفید سب میرے سامنے عیاں کر دیا۔ پھپھو کے گھر گزارے گئے چند دنوں نے میری پوری زندگی بدل ڈالی، اور میں جان گئی کہ جو شخص کسی کو عزت نہیں دے سکتا، جو احساس نامی جذبے سے نا آشنا ہو، وہ محبت جیسے نرم اور لطیف پودے کی آبیاری کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ میں جان گئی ہوں انس کہ اصل خوشیاں محبت کی دین ہوتی ہیں۔ بے جان چیزوں میں بھلا دم کہاں کہ وہ کسی کا خیال رکھ سکیں۔ میں جان گئی ہوں انس کہ تمہاری بے لوث اور بے ریا محبت کے آگے دنیا کی ہر شے ہیج ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، بس محبت ہی باقی رہ جانے والی ہے۔ میں جان گئی ہوں انس کہ باقی سب مایا ہے، سب کچھ مایا ہے۔ اپنے ماضی کے رویے کا روہل سے مقابلہ ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا تو وہ ایک دم سسک کر رونے لگی، اور انس حیرت سے اسے تکے جا رہا تھا۔ اتنا خوبصورت اقرار تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھنگڑا ڈالنے لگے۔ وہ تیزی سے عرصہ کی جانب بڑھا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا۔ نہیں، ابھی نہیں،
उसने खुद कलामी की तो इरसा हैरत से उसे तकने लगी। सुनो, बस अब और नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना तुम्हारे आंसू ना तुम्हारी दूरी। मैं जा रहा हूँ सबसे कहने कि अब फौरन मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। शादी और ईद साथ साथ। वो जल्दी जल्दी बोला तो इरसा को उसके मज़ाक़ खेज़ अंदाज पे हंसी आ गई। मगर सुनो तो, बेशर्म इंसान, रमज़ान तो गुजर जाने दो, कम से कम ईद का चांद तो नजर आने दो। अरे यार, मेरी मोहब्बत का चांद नजर आ गया, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। ईद का चांद तो इंशाल्लाह नजर आ ही जाएगा, और ये ईद कोई आम ईद नहीं होगी, मोहब्बत भरी ईद होगी। मुझे सबको बताना है। वो तेजी से नीचे जाने वाली सीढ़ियों की जानिब लपका तो इरसा बेख्तियार हंसती चली गई, और अनस को लगा कि आसमान पर सितारों की जगमगाहट में यक्का यक इजाफा हो गया। इरसा सोच रही थी, इंसान का दिल भी ऐसा ही है, जिस पर आए कसाफत के बादल अगर छट जाएं तो ईमान की रोशनी जैसे पूरे आसमान पर जगमग करती है। यूं ही इंसान का दिल, दिमाग और रूह भी जगमगाने लगते हैं, मगर कमी तो कहीं ना कहीं ईमान और एहसास की ही होती है।